नमस्कार। आज 22 अक्टूबर 2025 की कुछ अहम खबरों और विषयों पर गहराई से नजर डालेंगे, खासतौर पे यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से। ये इस तारीख की चर्चा का पहला भाग है। जी। और जैसा कि हम कोशिश करते हैं अलग अलग स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारी है वो आपके सामने रखें। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो आज की बातचीत में वैश्विक गरीबी की जो नई रिपोर्ट आई है वो है, भारत के रक्षा और सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रयास हैं, वन्य जीवों की एक अजीब सी बीमारी है, स्वास्थ्य में एक नई उम्मीद जगी है, और हिमालय की जैव विविधता। ये कुछ मुद्दे हैं। तो चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीआई। इनकी जो हालिया रिपोर्ट आई है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2025। जी। इसका शीर्षक ही काफी कुछ कहता है, ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजर्ड्स। ये सिर्फ आय वाली गरीबी नहीं देखती है ना? बिल्कुल नहीं। ये पारंपरिक जो आय आधारित माप हैं उनसे आगे जाती है। ये देखती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, इन अलग अलग आयामों में लोग किन अभावों का सामना कर रहे हैं। मतलब एक ज्यादा, आप कहें तो, यथार्थवादी तस्वीर पेश करती है गरीबी की। और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े देखिए काफी गंभीर हैं। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में करीब 1.1 बिलियन लोग 1.1 बिलियन। जी, ये वैश्विक आबादी का करीब 18.3% हुआ। ये लोग अभी भी तीव्र बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। तीव्र बहुआयामी गरीबी, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक ठीक। तीव्र का मतलब है कि वो सिर्फ एक दो इंडिकेटर्स में नहीं, बल्कि कई सारे संकेतकों में एक साथ अभाव झेल रहे हैं। और मामला और भी गंभीर हो जाता है जब हम देखते हैं कि इन 1.1 बिलियन में से भी लगभग 43.6%, अच्छा, हाँ, यानी करीब 501 मिलियन लोग, वो गंभीर बहुआयामी गरीबी में है। मतलब रिपोर्ट में जितने इंडिकेटर्स इस्तेमाल हुए हैं उनमें से आधे से ज्यादा में वो वंचित हैं। ये दिखाता है कि अभाव कितने गहरे हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लगी वो है बच्चों पर इसका असर। हाँ, वो आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है कि बच्चे दुनिया की आबादी का करीब 1/3 हैं, 33.6%, लेकिन कुल बहुआयामी गरीबों में उनकी हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है, 51%। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि बाल गरीबी कितनी बड़ी चुनौती है। और ये एक तरह से गरीबी का चक्र भी बनाता है, क्योंकि बचपन में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव, ये सब भविष्य को सीमित कर देता है। सही कहा। एक और दिलचस्प बात जो रिपोर्ट में है वो ये कि करीब 2/3 गरीब, लगभग 740 मिलियन लोग, वो मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। निम्न मध्यम और उच्च मध्यम आय वाले देश। अच्छा, मतलब ये सिर्फ सबसे गरीब देशों की समस्या नहीं है। बिल्कुल, ये धारणा गलत है। ये दिखाता है कि देश की औसत आय भले ही ठीक हो, लेकिन उसके भीतर भी गंभीर अभाव हो सकते हैं जो छुप जाते हैं। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और गरीबी फैली कहाँ है ज्यादातर, मतलब किन क्षेत्रों में? हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक 83% गरीबी सिर्फ 2 क्षेत्रों में है, उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया। अच्छा। अकेले उप सहारा अफ्रीका में दुनिया के लगभग आधे, 49.2% बहुआयामी गरीब रहते हैं। और दूसरा बड़ा फर्क है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का। हाँ, वो तो होता ही है। जी, लेकिन आंकड़ा देखिए, दुनिया के 83.5% बहुआयामी गरीब ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 55% वहां रहता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, तत्काल जरूरत है। रिपोर्ट के शीर्षक में क्लाइमेट हैजर्ड्स का भी जिक्र था। गरीबी और जलवायु खतरे, इनमें क्या कनेक्शन मिला? ये इस रिपोर्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। रिपोर्ट कहती है कि गरीबी और जलवायु खतरों के बीच एक खतरनाक रिश्ता है। इसे दोहरा बोझ या डबल बर्डन कहा गया है। दोहरा बोझ? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि करीब 80% बहुआयामी गरीब लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां कम से कम एक बड़ा जलवायु खतरा मंडराता रहता है, जैसे सूखा, बाढ़ या बहुत ज्यादा गर्मी। ओह। तो मतलब ये हुआ कि जो लोग पहले से ही सबसे ज्यादा वंचित हैं, वही लोग जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे असर भी झेल रहे हैं। और ये उनकी गरीबी से बाहर निकलने की जो क्षमता है, उसे और कमजोर कर देता है। ये तो बहुत चिंता की बात है। अच्छा, भारत के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है?
सुनने में आया कि भारत ने गरीबी कम करने में काफी अच्छा काम किया है। हाँ, ये बात सही है। भारत के लिए रिपोर्ट में अच्छी बातें भी हैं और चिंताएं भी। अच्छी बात यह है कि भारत ने 2005-6 से 2019-21 के बीच मतलब इन 15 सालों में बहुआयामी गरीबी कम करने में असाधारण प्रगति की है। कितनी? 414 मिलियन से ज्यादा लोग यानी 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, ये विश्व स्तर पर गरीबी में सबसे तेज कमी में से एक है। रिपोर्ट इसका श्रेय सरकार की कुछ योजनाओं को भी देती है, जैसे पीएम आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन फिर चुनौतियां अब क्या हैं? चुनौतियां भी कम नहीं है। इतनी सफलता के बाद भी भारत में अभी भी दुनिया के सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीब लोग रहते हैं। पहली चुनौती तो बाल गरीबी ही है। वो अभी भी एक बड़ी समस्या है, खासकर पोषण, बाल मृत्यु दर, खाना पकाने का ईंधन, घर, इन मामलों में सुधार की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। और दूसरी जो बहुत चिंताजनक है वो है जलवायु भेद्यता। रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 99% बहुआयामी गरीब ऐसे इलाकों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। 99%? ये जो दोहरा बोझ वाली बात है जी। वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी हकीकत और चुनौती है। तो कुल मिलाके इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? आगे क्या करने की जरूरत है? चुनौतियां और सिफारिशें क्या हैं? मतलब ये है कि भारत की जो विकास यात्रा है वो एक अहम मोड़ पर है। प्रगति हुई है लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। मुख्य चुनौतियां देखें तो एक तो ग्रामीण शहरी असमानता अभी भी बनी हुई है जी। दूसरा, जलवायु परिवर्तन से जो खतरा है वो गरीबों को बार बार आपदाओं और आय के नुकसान के चक्र में फंसा सकता है। सही। तीसरा, हमारे पास सटीक, स्थानीय और समय पर डेटा की कमी है जिससे सही नीतियां बनाना मुश्किल होता है। चौथा, लिंग और बच्चों से जुड़े अभाव गहरे हैं, उन पर और ध्यान देने की जरूरत है। और पांचवा, कई राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता सीमित है जिससे योजनाएं लागू करने में दिक्कत आती है। तो इन सब से निपटने के लिए सुझाव क्या दिए गए हैं? कई सिफारिशें हैं। सबसे जरूरी है कि गरीबी हटाने और जलवायु एक्शन की नीतियों को जोड़ा जाए। मतलब ऐसी विकास नीतियां बने जो गरीबी भी कम करे और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की ताकत भी दें। अच्छा, इंटीग्रेटेड अप्रोच। जी। दूसरा, स्थानीय स्तर पर डेटा की निगरानी मजबूत हो, जैसे जिला स्तर पर MPI डैशबोर्ड बने ताकि पता चले कहाँ क्या कमी है। तीसरा, हरित आजीविका ग्रीन लाइवलीहुड्स में निवेश बढ़े, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, टिकाऊ खेती, क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, इसके लिए पैसा जुटाना होगा, देश के अंदर से भी और बाहर से भी। और पांचवा, बच्चों और महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बने और लागू हों। तो निचोड़ यही है कि गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, तो ये तो हुई MPI रिपोर्ट की बात। अब रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी एक खबर लेते हैं। हाल ही में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया जी। और मुंबई के पास नावाशेवा पोर्ट पर काफी बड़ी मात्रा में अवैध चीनी पटाखे पकड़े हैं, करीब 4.82 करोड़ रुपए के। जी हाँ, ऑपरेशन फायर ट्रेल ये DRI की एक अहम पहल है। ये पूरे देश में चल रहा अभियान है और इसका खास मकसद है विदेशी पटाखों का जो अवैध आयात होता है उस पर रोक लगाना। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और निशाना वो सिंडिकेट हैं जो गलत जानकारी देकर मतलब मिस डिक्लेरेशन करके ये खतरनाक पटाखे भारत में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? पटाखे ही तो हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसका महत्व कई वजहों से है। पहली बात तो ये कि ये पटाखे अक्सर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते, जो हमारे विस्फोटक नियम 2008 है उनका उल्लंघन करते हैं। अच्छा। तो इनके इस्तेमाल से, इनके भंडारण से लोगों की जान को खतरा हो सकता है, खासकर बच्चों को और पोर्ट जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। दूसरा, ये ऑपरेशन जो DGFT और PSO के लाइसेंसिंग नियम है उनका पालन सुनिश्चित करवाता है। ये दिखाता है कि नियमों को तोड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके अलावा कोई और पहलू? हाँ बिल्कुल, ये हमारी सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी मतलब उसकी शुचिता बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमारी कस्टम्स एनफोर्समेंट की क्षमता को भी दिखाता है जी। और आखिर में ये आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब ये सस्ते, असुरक्षित
और पर्यावरण के लिए हानिकारक विदेशी पटाखे नहीं आएंगे तो घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा जो नियमों का पालन करते हैं। अच्छा, ये तो इकोनॉमी से भी जुड़ गया। जी हाँ, और यूपीएससी के लिए देखें तो ये जीएस पेपर 3 मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंस और जीएस पेपर 2 यानी गवर्नेंस, पॉलिसीज, रेगुलेटरी बॉडीज दोनों से सीधे सीधे जुड़ता है। ठीक है, सुरक्षा के बाद अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों से जुड़ा है। नाम थोड़ा अजीब है, ज़ॉम्बी डियर डिजीज। हाँ, नाम काफी नाटकीय है। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में इसके कुछ नए मामले आए हैं। ये है क्या आखिर? हाँ, नाम भले ही अजीब लगे लेकिन ये एक गंभीर बीमारी है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज या CWD। ये मुख्य रूप से हिरण, एल्क, मूस मतलब सर्विडी फैमिली के जो जंगली और पालतू जानवर हैं उनको प्रभावित करती है। ये एक घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, यानी दिमाग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी। और इसे ज़ॉम्बी क्यों कहते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रियॉन नाम के असामान्य प्रोटीन। ये असल में गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन होते हैं। अच्छा। हाँ, और ये दिमाग में और नर्वस सिस्टम में जो सामान्य प्रोटीन है उनको भी गलत तरीके से फोल्ड होने पर मजबूर करते हैं। इससे धीरे धीरे दिमाग में छेद बन जाते हैं, वो स्पंज जैसा हो जाता है और जानवर का व्यवहार एकदम बदल जाता है, असामान्य हो जाता है। ओह, ये वैसी ही बीमारी है जैसे गायों में मैड काउ डिजीज होती थी। जी हाँ, बिल्कुल उसी समूह की बीमारी है ये। मैड काउ डिजीज, BSC या भेड़ों में स्क्रेपी, ये सब प्रियॉन बीमारियां ही हैं। और ज़ॉम्बी नाम इसके लक्षणों की वजह से पड़ा है। लक्षण क्या होते हैं इसके? और ये फैलता कैसे है? लक्षणों में सबसे पहले तो जानवर का वजन बहुत तेजी से गिरता है, इसीलिए इसे वेस्टिंग डिजीज कहते हैं। जानवर लड़खड़ा कर चलने लगता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, सुस्त रहता है, आंखें एकदम खाली सी दिखती हैं, बहुत ज्यादा लार टपकती है और सबसे अजीब बात, वो इंसानों या शिकारियों से डरना बंद कर देता है, एकदम अजीब व्यवहार करने लगता है। इसीलिए ये ज़ॉम्बी जैसा नाम पड़ गया। बाप रे। और फैलता कैसे है ये? ये सीधे एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है, लार से, मूत्र से, मल से, खून से। और चिंता की बात यह है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से भी फैलता है। मतलब अगर कोई संक्रमित जानवर मर जाए तो उसके शव से या जहां उसने मल मूत्र किया हो उस मिट्टी से, पानी से या पौधों से भी ये प्रियॉन फैल सकते हैं। क्या ये इंसानों के लिए भी खतरनाक है? और क्या ये प्रियॉन आसानी से खत्म हो जाते हैं? देखिए, अभी तक तो इंसानों में CWD का कोई कंफर्म्ड केस सामने नहीं आया है, लेकिन जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं जैसे अमेरिका का CDC, वो सावधानी बरतने को कहती हैं। अच्छा। उनका कहना है कि जिन इलाकों में ये बीमारी है वहां शिकार किए गए जानवरों का मांस खाने से बचना चाहिए, और अगर संक्रमित जानवर को हैंडल कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये प्रियॉन बीमारी है और मैड काउ डिजीज का इंसानों में फैलने का इतिहास रहा है। हाँ, वो क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज। जी, वेरिएंट क्रूट्सफेल्ड-जैकोब डिजीज के रूप में। तो इसलिए सावधानी जरूरी है। और नहीं, ये प्रियॉन बहुत जिद्दी होते हैं। गर्मी से, रेडिएशन से, सामान्य कीटाणुनाशकों से ये आसानी से नष्ट नहीं होते, पर्यावरण में सालों तक एक्टिव रह सकते हैं। इसका कोई इलाज या टीका है? नहीं, दुर्भाग्य से अभी तक इसका कोई इलाज या टीका नहीं है। ये लाइलाज बीमारी है और आखिर में जानवर की मौत हो जाती है। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ रोकथाम पर ही जोर है। कैसे? जैसे बीमार जानवरों पर नजर रखना, उनकी टेस्टिंग करना, अगर कोई संक्रमित मिले तो उसे आबादी से हटाना और जानवरों की आवाजाही को कंट्रोल करना ताकि ये नए इलाकों में ना फैले। ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों के लिए एक चुनौती है। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र से ही एक अच्छी खबर की तरफ चलते हैं। मलेरिया जो इतनी गंभीर बीमारी है उसके खिलाफ एक नई उम्मीद जगी है। MAM01 नाम की एक नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल्स में काफी अच्छे नतीजे दिखाए हैं। जी हाँ, ये मलेरिया की रोकथाम की दिशा में एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला डेवलपमेंट है। MAM01 ये लैब में तैयार की गई एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये क्या होती है? ये खास तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जो किसी एक ही विशिष्ट टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। MAM01 को खास तौर पर मलेरिया फैलाने वाले सबसे खतरनाक परजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, और ये काम कैसे करती है?
क्या ये वैक्सीन जैसी है? ये वैक्सीन से थोड़ा अलग है। वैक्सीन आमतौर पर हमारे शरीर को एंटीबॉडी बनाना सिखाती है, उसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। हाँ। लेकिन MAM01 एक पैसिव इम्यूनाइजेशन का उदाहरण है। इसमें हम सीधे बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में डालते हैं। ये एंटीबॉडी क्या करती है कि मलेरिया पैरासाइट के लिवर में घुसने से पहले ही उसे खून में ही पकड़कर बेअसर कर देती है। अच्छा। हाँ, ये पैरासाइट की जो स्पोरोजोइड स्टेज होती है उस पर हमला करती है, खासकर उसके सर्कमस्पोरोजोइड प्रोटीन CSP के एक ऐसे हिस्से पर जो ज्यादा बदलता नहीं है। इसे बनाया किसने है और इसके ट्रायल्स के नतीजे क्या रहे? इसे अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल हेल्थ CVD के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है और हाल ही में इसके फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे आए हैं। ये ट्रायल 18 से 50 साल के 38 स्वस्थ लोगों पर किया गया था जिन्हें पहले मलेरिया नहीं हुआ था। नतीजे बहुत अच्छे रहे। जिन लोगों को MMO01 की सबसे ज्यादा डोज दी गई उनमें 100% प्रोटेक्शन देखा गया मलेरिया इन्फेक्शन के खिलाफ। 100%? ये तो कमाल है। जी, और अच्छी बात ये कि ट्रायल में कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं देखे गए। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या मानी जा रही है? शायद इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कितने समय तक असरदार रहती है। अनुमान है कि इसकी एक ही डोज कई महीनों तक सुरक्षा दे सकती है। कई महीनों तक? एक डोज से? जी हाँ, तो ये उन इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है जहां मलेरिया का मौसम होता है, या फिर यात्रियों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, सैनिकों के लिए जिन्हें थोड़े समय के लिए हाई रिस्क वाले इलाकों में जाना होता है। तो भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आगे के ट्रायल्स में भी ये सफल रहती है तो ये मलेरिया प्रिवेंशन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, खासकर अफ्रीका में जहां हर साल 6 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं मलेरिया से, ज्यादातर छोटे बच्चों की। हाँ, वहाँ तो बहुत जरूरत है। जी, ये जो मौजूदा मलेरिया वैक्सीन्स हैं RTS और R21 उनके साथ या उनके विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। ये WHO का जो 2030 तक मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य है उसमें भी मदद कर सकती है। लेकिन हाँ, अभी ये शुरुआती स्टेज में है। अभी बड़े पैमाने पर इसकी सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी बाकी है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की बढ़ती रक्षा ताकत और आत्मनिर्भरता की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने दिवाली का त्योहार नौसेना के जवानों के साथ मनाया, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर। जी, ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। INS विक्रांत, जिसे IAC बान भी कहते हैं, ये भारत के समुद्री इतिहास और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक मील का पत्थर है। ये भारत में डिजाइन और बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम पुराने विक्रांत के नाम पर है ना? जी हाँ, भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, जिसने 1971 की जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, उसी के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। और नए विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया था। इसे बनाया किसने है और इसकी खासियतें क्या हैं? इसे बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL ने, जो एक सरकारी कंपनी है। ये नेवी के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम का हिस्सा है और इसका डिजाइन नेवी के अपने वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अच्छा, डिजाइन भी अपना और बनाया भी यहीं? जी, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। ये दिखाता है कि भारत अब इतने कॉम्प्लेक्स युद्धपोत डिजाइन भी कर सकता है और बना भी सकता है। आकार में ये कितना बड़ा है? क्या क्षमता है इसकी? ये काफी बड़ा है। वजन करीब 45,000 टन है, लंबाई 262 मीटर, मतलब आप समझ लीजिए 2 फुटबॉल मैदान के बराबर, चौड़ाई 62 मीटर। और विमान कितने ले जा सकता है? ये एक बार में 30 एयरक्राफ्ट का पूरा एयरविंग ऑपरेट कर सकता है। इसमें MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं, कामाफ 31 हेलीकॉप्टर हैं अर्ली वार्निंग के लिए, MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं, और भविष्य में हमारे अपने स्वदेशी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात होंगे। और इस पर करीब 1600 नेवी के जवान और अफसर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली, मतलब रणनीतिक रूप से इसका क्या महत्व है? रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में और उससे भी आगे भारत की नौसैनिक ताकत और पहुंच, जिसे पावर प्रोजेक्शन कहते हैं, उसको कई गुना बढ़ा देता है। कैसे? देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता एयरबेस होता है। ये आपको अपने तट से हजारों मील दूर तक हवाई ताकत दिखाने की क्षमता देता है।
समुद्री रास्तों की सुरक्षा, निगरानी, जरूरत पड़ने पर हमला करने की क्षमता। आईएनएस विक्रमादित्य के साथ मिलकर आईएनएस विक्रांत भारत को एक मजबूत ब्लू वाटर नेवी बनाता है। ब्लू वाटर नेवी। जी, मतलब ऐसी नेवी जो अपने तटों से दूर गहरे समंदर में भी लंबे समय तक ऑपरेट कर सके। ये भारत की समुद्री कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा में उसकी भूमिका को भी मजबूत करता है। चलिए अब आखिर में पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का रक्षम चितकुल वन्य जीव अभयारण्य है। जी, किन्नौर जिले में। हाँ, वहाँ हाल ही में एक इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग इवेंट हुआ। ये सैंक्चुरी कहाँ है और क्यों खास है? ये सैंक्चुरी हिमाचल के किन्नौर जिले में है। जैसा आपने कहा, ये एक हाई एल्टीट्यूड प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब काफी ऊंचाई पर है, भारत तिब्बत बॉर्डर के पास सतलुज नदी के बेसिन में। ये अपनी खास ठंडे रेगिस्तानी इकोसिस्टम और रिच हिमालयन बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। कितनी ऊंचाई पर है ये? इसकी ऊंचाई करीब 3200 मीटर से शुरू होकर 5486 मीटर तक जाती है। तो ये पश्चिमी हिमालय के सबसे ऊंचे प्रोटेक्टेड एरियाज में से एक है। ठंडा रेगिस्तान और रिच बायोडाइवर्सिटी, ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है। क्या खासियत है इसकी? हाँ, ये इलाका है तो सूखा, बारिश कम होती है, खासकर मानसून यहाँ ज्यादा नहीं पहुंचता, इसीलिए इसे ट्रांस हिमालयन रीजन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन यहाँ बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हैं, ग्लेशियर्स से निकलने वाली तेज नदियां हैं, जैसे बसपा नदी, गहरी घाटियां हैं। अच्छा। तो इस अलग अलग ऊंचाई और माइक्रोक्लाइमेट की वजह से यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों की काफी वैरायटी मिलती है। नीचे आपको पाइन, ओक, बर्च, रोडोडेंड्रॉन के जंगल मिलेंगे, ऊंचाई पर जूनिपर और अल्पाइन घास के मैदान, और बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। और जंगली जानवर। उस बर्ड वॉचिंग इवेंट में कौन से पक्षी दिखे? वाइल्ड लाइफ के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुए का एक अहम घर है। अरे वाह। जी, इसके अलावा हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्क डियर, रेड फॉक्स, ब्लू शीप यानी भरल, आइबेक्स, ये सब यहाँ मिलते हैं। पक्षी भी बहुत हैं। हिमालयन मोनाल जो राज्य पक्षी है, वेस्टर्न ट्रैगोपेन, स्नो पॉट्रिज, और जो अभी इवेंट हुआ उसमें 35 से ज्यादा प्रजातियां देखी गईं, जिनमें प्लम्बियस वाटर रेडस्टार्ट, ब्लू फ्रंटेड रेडस्टार्ट जैसे सुंदर पक्षी शामिल थे। इस सैंक्चुरी का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इसका महत्व कई तरह से है। ये वेस्टर्न हिमालय और ट्रांस हिमालयन इकोसिस्टम के बीच एक जरूरी कड़ी का काम करता है। कई खतरे वाली प्रजातियों को पनाह देता है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो नीचे के इलाकों के लिए पानी का बड़ा सोर्स है, और ये अपनी खूबसूरती और ट्रेकिंग रूट्स जैसे बसपा वैली, लमखागा पास, इनके लिए इको टूरिज्म के नजरिए से भी अहम है। हालांकि क्लाइमेट चेंज, अवैध शिकार, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, ये सब यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम के लिए खतरा भी है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो ये थी 22 अक्टूबर 2025 भाग 1 की कुछ प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। हमने वैश्विक गरीबी और जलवायु के उस मुश्किल गठजोड़ को समझा। जी, वो दोहरा बोझ। हाँ, भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता, आईएनएस विक्रांत, ऑपरेशन फायर ट्रेल पर बात की, ज़ॉम्बी डियर डिजीज जैसी वाइल्ड लाइफ हेल्थ की चिंताएं देखी, मलेरिया के खिलाफ वो नई एंटीबॉडी की उम्मीद भी देखी। बिल्कुल, और हिमाचल के खूबसूरत रक्षम चितकुल सैंक्चुरी की बायोडाइवर्सिटी की एक झलक ली। और आज की पूरी बातचीत से एक बात साफ उभर कर आई है ना, कि विकास, सुरक्षा और पर्यावरण, ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। सही कहा। चाहे वो गरीबी कम करने के लिए क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज हो, या अपनी समुद्री सीमा बचाने के लिए स्वदेशी क्षमता हो, या अपनी कीमती प्राकृतिक धरोहर को बचाना हो, हर जगह एक होलिस्टिक सोच की जरूरत है। बिल्कुल सही। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह एमपीआई रिपोर्ट गरीबी और जलवायु के दोहरे बोझ की बात करती है, भारत अपनी विकास योजनाओं में खासकर सबसे कमजोर समुदायों के लिए पर्यावरण की स्थिरता और जलवायु लचीलेपन को और असरदार तरीके से कैसे शामिल कर सकता है? क्या हमारी नीतियां इस दोहरे बोझ को ठीक से एड्रेस कर पा रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। जी, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा जानकारी भरी और उपयोगी रही होगी। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और जरूरी विषयों के साथ। नमस्कार।